गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपको मैंने गलता लोहा पाठ का थोड़ा सा अंश बताया था, आशा आपको समझ आया होगा। अब उससे आगे का देखिए, मैंने आपको धनराम और धनराम के पिता गंगाराम और मोहन जो ब्राह्मण था उनके बारे में बताया था। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है, मतलब जैसे ही वो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर लेता है उसको छात्रवृत्ति मिलने लग जाती है, स्कॉलरशिप, जिससे वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगते हैं, जो उसके पिता थे। पैतृक पुरोहिताई के धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। उन्हें भी अपने पूर्वजों से मिली थी पुरोहिताई करने की का जो व्यवसाय था, ये जो धंधा था उनका, ये उनको पूर्वजों से ही प्राप्त हुआ था। लेकिन अब उन्हें निराशा हो रही थी उस धंधे से, क्योंकि इस काम से वे अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते थे, पालन पोषण नहीं कर पाते थे। तो मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, दारिद्र्य माने गरीबी मिटा दे, यही उनकी मनोकामना थी। वे चाहते थे कि मोहन अब पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले, फिर इसकी अच्छी नौकरी लग जाए और हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में नदी के जल स्तर की वृद्धि भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि नदी का जल स्तर बहुत बढ़ जाता था और उसको कैसे जाना था फिर वहाँ। तो वंशीधर रोजाना शाम को थके हुए मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में निहित विद्या व्यसनी, मतलब विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ऐसी ऐसी कहानियाँ उसको सुनाते थे, उसको प्रोत्साहित करते थे ताकि स्कूल जाए वो किसी तरह से। तो ऐसे ऐसे बालकों की कहानियाँ सुनाते थे उसे, जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर अपने एक यजमान कहते हैं जिनके घर वो कथा करने जाते होंगे वंशीधर जी, तो एक यजमान के घर में मोहन के रहने का प्रबंध कर देते हैं, क्योंकि उसको दिक्कत होती थी। जब बरसात का मौसम आता था तो नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो इस कठिनाई को देखते हुए उसके पिता ने एक यजमान के घर में मोहन के रहने का प्रबंध कर दिया। उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पीकर स्कूल जाता था और छुट्टियों में नदी का जल स्तर घटने पर गांव लौट आता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार करके घर आ रहा था। घसियारे माने घास काटने वाले। तभी पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया, तो पता नहीं किस तरह से वो अपने घर पहुंचा। अब इस घटना से वंशीधर घबरा गए और वे मोहन के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि कैसे कराऊं इसकी पढ़ाई। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक, उन्हीं की बिरादरी का एक अच्छे परिवार का युवक था रमेश, उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आता है। तो वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता बताते हैं कि मुझे बड़ी चिंता रहती है, कैसे पढ़ाई करेगा ये। रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है। तो वंशीधर को ऐसा लगता है कि उन्हें रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। मोहन जब लखनऊ पहुंचा तो वहाँ उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। देखो, सबके रहने के तरीके होते हैं, किसी का कुछ पता नहीं है। रमेश उनको बड़े, अब उसके पिताजी को बोल के लाया था कि इसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखूँगा, जो भी रखूँगा, लेकिन यहाँ पर आकर जो मोहन था उसकी ज़िंदगी कुछ नई तरह से शुरू हुई। घर की महिलाओं के अतिरिक्त वह आसपास की महिलाओं के लिए भी काम काज में हाथ बटाने का साधन बन जाता है। घर की महिलाओं का काम तो करता ही था वो, लेकिन जो आस पड़ोस की जितनी भी औरतें थी उनके काम काज में भी हाथ बटाने के लिए उसी को भेजा जाता था। तो रमेश बड़ा बाबू था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक कुछ हैसियत नहीं देता था। वो सोचता था ये घरेलू नौकर है। मोहन रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता है। वो समझ गया कि इसकी क्या सोचता है ये मेरे बारे में।
अंत में वो काफ़ी टाल मटोल के बाद उसका एक साधारण से स्कूल में दाखिला करवा देता है। एक साधारण सा स्कूल था, वहाँ रमेश ने उसका दाखिला करवा दिया। तो शहर में काम के बोझ व नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित न करने के कारण, एक नया माहौल होता है, उससे आप अपना तालमेल बिठा पाते हैं या नहीं बिठा पाते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, आपको आबो हवा वहाँ की रास नहीं आई, आप बीमार हो गए, आपको वहाँ का पानी नहीं लगा आपके शरीर को सही, आपकी तबीयत बिगड़ गई, है ना, आबो हवा का फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही वो नए वातावरण में आया था और शहर में काम का बहुत ज़्यादा हो गया उस पर, पढ़ाई भी करता था, फिर घर के काम भी करता था, तो वो तालमेल नहीं बिठा पाया और इसलिए स्कूल में अपनी कोई पहचान भी नहीं बना सका मोहन। गर्मियों की छुट्टी में वह तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता था, अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता था। ये कह दिया जाता था कि वह अगली कक्षा की तैयारी कर रहा है। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि वह आगे पढ़े। वे उसे बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में उसका दाखिला करवा देते हैं। वह पहले की तरह घर और स्कूल के काम में व्यस्त रहता था। 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों के चक्कर काटने लगता है। कारखाने मतलब फैक्ट्रीज के, कि किसी तरह मुझे नौकरी मिल जाए। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। वंशीधर जी ये सोच रहे मेरा बेटा वहाँ पर बड़ा आदमी बनने गया है, परंतु वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें बहुत दुख होता है। जब उन्हें असलियत पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। जब धनराम मोहन के बारे में उनसे पूछता है तो वह उससे वो झूठ बोलते हैं कि मोहन सेक्रेटरिएट में नियुक्त हो गया है। सेक्रेटरिएट माने सचिवालय में उसकी नौकरी लग गई है, ऐसा धनराम से बोलते हैं उसके पिताजी मोहन के। यह सुनकर धनराम उनसे यही कहता है कि मोहन लला बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे भाई, उन्हें तो बनना भी चाहिए ऐसा। तो धनराम और मोहन बचपन के विभिन्न प्रसंगों पर बातें करते हैं। कई घटनाएं उन्हें याद आती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। धनराम हंसुए पर धार लगाने के बाद कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथों हंसुए को भिजवा देते तो वह तभी ठीक कर देता। वो इज्जत करता था ना, तो वो हंसुआ लेके आया था कि नहीं धनराम, वो मोहन अपने पिता के, जब पिता ने कहा था ना कि मेरे शरीर कमज़ोर हो गया है, मेरा बुढ़ापे के कारण मैं रोतरी पाठ के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, तो उसको एहसास होता है मोहन को, और वो हंसुआ लेके कहाँ आता है धनराम की दुकान पर, जहाँ पर वो अपना ऑफर, जो धनराम का ऑफर था वहाँ पे आता है। तो धनराम उसे कहता है कि अगर पंडित जी किसी के हाथ हंसुए को भिजवा देते तो तभी भी ठीक कर देता। मोहन बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहता है। गांव में सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में नहीं बैठते थे। जो ब्राह्मण होते थे वे शिल्पकार माने जो कुछ ऐसे ऐसे काम करते थे, लोहे का हो गया या कुछ छोटे काम हो गए, जो भी, उनके टोली में नहीं बैठते थे कभी भी। लेकिन वो ब्राह्मण था मोहन, वो वहाँ बैठा हुआ है। यदि कोई आवश्यक काम आ भी जाता तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में आते और खड़े खड़े अपना काम पूरा करवा के ले जा लेते थे। इस तरह का व्यवहार करते थे। तो ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी एक अपराध माना जाता था। अगर जो शिल्पकार टोले के जो लोग होते थे वे अगर उन्हें कह भी दें कभी बैठने के लिए तो उसको एक अपराध माना जाता था। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने ऐसा बोल के। तो धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित तो होता है कि मोहन यहाँ आके कैसे बैठ गया, किंतु बिना कुछ कहे अपने कार्य में तल्लीन रहता है, लगा रहता है अपने काम में। धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ जो थी वो निहाई पर ठीक प्रकार से, निहाई कहते हैं
लोहे का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर लोहार जो है लोहे को रखकर पीटते हैं, उसे कहते हैं निहाई। लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहार जो है उस पर लोहे को की छड़ को रखकर या लोहे को रखकर पीटते हैं। तो उस समय वो काम कर रहा था, वो उसे गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ढंग से मोड़ नहीं पा रही थी। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा और फिर स्वयं दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा लेता है और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डालता है। बताइए, मोहन ने कभी ये काम नहीं किया था, लेकिन उसने कर डाला। तो मोहन के काम व स्फूर्ति को देखकर धनराम बड़ा अवाक रह जाता है, बड़ा आश्चर्य होता है उसे। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था कि भाई ये तो पंडितों का बेटा है, इसने कभी ये लोहार का काम नहीं किया, फिर इसने कैसे कर दिया। तो धनराम के संकोच व धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है कि क्या उसने सही बनाया या नहीं बनाया, और उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक माने रचनाकार, बनाने वाला। अब उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में एक चमक आ गई कि अरे मैं तो बहुत बड़ा रचनाकार हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया बना सकता हूँ, जिसमें न स्पर्धा थी और न किसी प्रकार की हार जीत का भाव। मोहन के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसको जैसा सिखा रखा था लोगों ने कि भाई ये नीची जाति के हैं, इनके साथ हमें नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मोहन ने तो इसको तभी आपके पाठ का नाम है गलता लोहा। मतलब कहाँ वो किस जाति का था, कहाँ वो किस जाति का काम करके, लेकिन फिर भी उसके आँखों में एक रचनाकार की चमक थी कि मैं देखो इस काम को भी कर सकता हूँ। तो काम कोई भी खराब नहीं होता। कहने का तात्पर्य है काम, हर काम बड़ा होता है, कोई हमें खाने के लिए नहीं देता है, इसलिए काम करने में किसी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए।